Hello, it's a very lovely, fine and enchanting morning from here in Italy simply because it's raining outside and we hope as always that each one of you are absolutely in fine spirits, and because each one of you are absolutely in fine spirits, so we have decided today to start a very important, significant and formidable chapter, that is consolidated financial statements. तो बेटे consolidated financial statements का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। consolidated financial statements मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने अभी कहा भी कि ये बेहद इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चन लॉन्ग होता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी आपने लिखना नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि अभी मैं रफ वर्क पहले करूंगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अभी आपने लिखना नहीं है, मैं बोल चुका हूं, अभी ये रफ काम है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कई बार हम कॉमन पार्लेंस में, आम बोलचाल की भाषा में अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज भी कहते हैं, करेक्ट। हालांकि जनरली जो लीगल टर्म है वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन मैंने कहा कई मर्तबा हम इनको अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज भी कहते हैं। अब बेसिकली इस चैप्टर का थीम क्या है, इस थीम को समझने से पहले चैप्टर के नाम को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। चैप्टर का नाम क्या कहता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले तो मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मालूम होना चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यहां समझने की कोशिश करो। सपोज मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं 3 ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3, और ये हेड ऑफिस है मान लेते हैं, करेक्ट। इसकी 3 ब्रांचेस हैं। हम मान लेते हैं कि हेड ऑफिस के पास फिक्स्ड एसेट 100 करोड़ के हैं। कितने के हैं? 100 करोड़ के। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट ब्रांच 1 के पास जो है 20 करोड़ के हैं, ब्रांच 2 के पास 30 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हैं, और ब्रांच 3 के पास 40 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं, और इस स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेड ऑफिस है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑफिस, अगर मैं एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं, अगर मैं एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता हूं इस केस में, तो मुझे क्या करना होगा, जो हेड ऑफिस के फिक्स्ड एसेट हैं 100 करोड़ मैंने उसको लिखा, उसके बाद जितनी भी मेरी ब्रांचेस हैं उनके फिक्स्ड एसेट को मैंने लिखा, करेक्ट, मैंने उनके फिक्स्ड एसेट को लिखा, और इनको मिलाकर के मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 190 करोड़। इज इट क्लियर टू यू? आपने क्या देखा, कंसोलिडेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब हो गया मिलाना। आपने ये भी देखा कि ये हेड ऑफिस है, इसके खुद के फिक्स्ड एसेट 100 करोड़ के हैं, और इसके 3 ब्रांचेस हैं जिनके फिक्स्ड एसेट रिस्पेक्टिवली 20, 30 और 40 के हैं। अगर मैं हेड ऑफिस और इसकी तमाम ब्रांचेस के फिक्स्ड एसेट को मिला करके लिख रहा हूं, इकट्ठे लिख रहा हूं और एक ही स्टेटमेंट के थ्रू प्रस्तुत कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सिंपल वर्ड्स में है ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ग्रुप, ये ग्रुप किस चीज का है? हेड ऑफिस प्लस उसकी ब्रांचेस, हेड ऑफिस और उसकी ब्रांचेस का ये ग्रुप है। तो इसका मतलब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये हो गया कि जो मेन एंटरप्राइज है और उसके जो ब्रांचेस हैं उनके तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को मिला करके एक ही स्टेटमेंट के थ्रू प्रस्तुत करना। अब ऐसा करने में फायदा क्या है? आपको मालूम है SBI की कितनी ब्रांचेस हैं? नियर अबाउट 22,000 ब्रांचेस हैं। 22,000 ब्रांचेस हैं। अगर मैं हर ब्रांच की परफॉर्मेंस को एसेस करूंगा तो मुझे तो 22 साल क्या 22 जन्म लेने पड़ेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एसेस करने में। लेकिन अगर SBI एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाती है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट के थ्रू अपनी 22 ब्रांचेस को प्रस्तुत कर देती है, तो देन इट विल बी इजियर फॉर मी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, यानी कि हम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जज कर सकते हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बनाया। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम आते हैं आपके मेन चैप्टर पे। अब जहां तक सवाल है
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपके चैप्टर में बेसिकली क्या है? वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी एंटरप्राइजेस को बनाना जरूरी होता है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी की सब्सिडियरी, कोई सब्सिडियरी हो, या सब्सिडियरी का क्या मतलब है मैं अभी बताऊंगा, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका की कोई एसोसिएट हो। ये एसोसिएट का क्या मतलब है? हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? आपके कोर्स में सिर्फ ये वाला हिस्सा है, अभी हम देखेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड बाय एनी कंपनी विच हैज गॉट अ सब्सिडियरी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड बाय एनी कंपनी विच हैज एन एसोसिएट, या फिर consolidated financial statement need to be prepared by a company which has a joint venture। लेकिन मैंने कहा कि ये दोनों केस जो हैं आपके कोर्स के बाहर हैं। ये दोनों केस जो हैं रिस्पेक्टिवली AS 23 और 27 के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आपके कोर्स का हिस्सा है AS 21। तो AS 21 पे हम अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे, क्योंकि इससे हमारा मतलब नहीं है। AS 21 ये कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी कोई सब्सिडियरी हो, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी जरूरी होती है। अभी आपने कुछ नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है, सभी को मालूम है। मैं काम बहुत नीटली करता हूँ, ये सिर्फ रफ वर्क है अभी, करेक्ट। अब AS 21, क्योंकि हमारा ध्यान AS 21 पे रहना चाहिए, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। एज पर AS 21 मैंने कहा कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी की कोई सब्सिडियरी है, तो उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना लाजमी है, जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1, इसका मतलब आपको यह मालूम होना चाहिए कि किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, इसका क्या मतलब है। सब्सिडियरी का क्या मतलब है, ध्यान से समझें। सपोज मैं मान लेता हूं S लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, S लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, और इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं इस कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हुए हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो इनकी इश्यूड शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए के बराबर है, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि P लिमिटेड नाम की कंपनी है, इस कंपनी ने शेयर इशू करे हैं। उन शेयर में से मान लेते हैं 50% से ज्यादा शेयर, लेट अस से 51,000 शेयर, इस कंपनी ने जो 1 लाख शेयर इशू करे हैं, उसमें से 51,000 शेयर P लिमिटेड ने खरीदे हैं। इसका मतलब इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, उसमें 51,000 शेयर P लिमिटेड के पास है। हालांकि ये आइटम तो S लिमिटेड अपनी लायबिलिटी में दिखाएगी, क्योंकि उन्होंने शेयर इशू करे हुए हैं, लेकिन P लिमिटेड इस आइटम को अपनी एसेट साइड में दिखाएगी, क्योंकि इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करी है। इसको P लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेगी इन्वेस्टमेंट इन S लिमिटेड, करेक्ट। तो हमने इनके 51,000 शेयर्स खरीदे हैं। आपने देखा कि जो S लिमिटेड है उसके 1 लाख शेयर हैं, और 1 लाख में से 51,000 शेयर हमारे पास है, यानी कि P लिमिटेड के पास है। अगर किसी कंपनी के टोटल इश्यूड शेयर कैपिटल में से 50% से ज्यादा शेयर मेरे हाथ में हैं, तो इसका मतलब उस कंपनी को मैं कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है किसी कंपनी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी डिसीजंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हालांकि कुछ केसेस में स्पेशल डिसीजंस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन मोस्टली जो डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी वोट से पास होते हैं। अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हैं, तो जो मैं चाहूंगा उस कंपनी से करवाऊंगा, क्योंकि मेरे हाँ या ना पर किसी भी डिसीजन का इंप्लीमेंट होना जो है वो डिपेंड करता है, इजंट इट और नॉट। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में S लिमिटेड P लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर हमारे पास हैं। इज इट क्लियर टू यू? अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हमारे पास होंगे, तो वो कंपनी हमारे कंट्रोल में होगी। लेकिन यहां पर बहुत से बच्चे ना शुरुआत में ही चैप्टर को बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं, फिर इसलिए उन्हें आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी परेशानियां भी आती हैं। यहां पर थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये कंपनी जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी ही कंपनी है। ऐसा नहीं है। उस कंपनी का अपना अलग अस्तित्व है, अपना अलग एग्जिस्टेंस है। ओनली थिंग इज दैट हम उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंपनी हमारे नियंत्रण में है, आप ये कह सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उस कंपनी का अगला अपना अलग जो है वो अस्तित्व है, अपना अलग एग्जिस्टेंस है। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना है। ओनली थिंग इज दैट ये कंपनी हमारे कंट्रोल में है, और इसलिए हमारे कंट्रोल में है क्योंकि इस कंपनी के टोटल जो शेयर कैपिटल है उसके 50% से ज्यादा शेयर हमारे हाथ में है। तो कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी कैसे बन सकती है, एक तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए।
लेकिन बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी तभी बन सकती है, एक तो अभी अभी मैंने बताया, अगर किसी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में से मोर देन 50% शेयर हमारे पास हैं तो वो कंपनी हमारी निश्चित रूप से जो है सब्सिडियरी कंपनी है। लेकिन उसके अलावा भी कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी बन सकती है, हालांकि आपके लेवल पे इस वाले पॉइंट का कम यूज होगा या यूज होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी कब बन सकती है? नंबर 1, अगर उसकी शेयर कैपिटल में से 50% से ज्यादा शेयर हमारे पास हैं, या फिर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने की पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अभी मैं सब बाद में लिखूंगा, आपको लिखना नहीं है। किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने की पावर अगर हमारे पास है तो उस केस में भी वो कंपनी मेरी सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं एक एस लिमिटेड है, एक पी लिमिटेड है। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट तो करी है, लेकिन मान लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 40% के बराबर है, यानी कि इनकी टोटल जितनी शेयर्स हैं उसमें से 40% शेयर हमारे पास हैं। इस कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है उसमें से केवल 40% शेयर हमारे पास है। इसका मतलब अब की बार 50% से ज्यादा शेयर मेरे पास नहीं है, तो टेक्निकली ये कंपनी मेरी सब्सिडियरी कंपनी नहीं बन सकती। लेकिन मान लेते हैं कि जब हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो एक एग्रीमेंट हो गया, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने की और इसकी फाइनेंशियल मैटर्स को डायरेक्ट करने की जो ताकत है, पावर है, वो हमारे पास है। इनफैक्ट अगर हमारे पास ये ताकत है कि हम किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उस कंपनी के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स और ऑपरेशनल मैटर्स का नियंत्रण जो है वो हमारे हाथ में है। तो इसलिए भी ये कंपनी हमारी जो है सब्सिडियरी कंपनी बन सकती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, नंबर 1, बताओ अपने शॉर्ट डिस्कशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा? कौन सी कंपनीज को AS21 के मुताबिक, मैं AS21 की बात कर रहा हूं, कौन सी कंपनी को AS21 के मुताबिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है? नंबर 1, अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हमारे हाथ में है, या फिर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने की ताकत हमारे पास है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा AS23 और AS27 के अंतर्गत भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा को अपनी चर्चा के दायरे के बाहर रखेंगे। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ AS21 पर रहेगा। AS21 के मुताबिक कोई भी कंपनी अगर उसकी कोई सब्सिडियरी है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी जरूरी होती है। अब मैंने ये कहा कि अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हमारे पास हैं तो ये कंपनी तो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, और हम क्या कहलाएंगे? हम पेरेंट कंपनी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी को होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी भी कहा जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो यहां तक अभी तक तुम्हारी समझ में बात आ जानी चाहिए। पहले तो ये जो बातें मैंने अभी तक कही हैं, इनको मैं थोड़ा सा तुम्हें लिख भी देता हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। फटाफट आप लिखना शुरू कर दें, अभी हम क्वेश्चंस पर भी आते हैं। अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये चैप्टर का नाम है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। एक बार तो मैंने पूरा लिख दिया क्योंकि बार बार ये वर्ड आएगा, तो अब इतना लंबा सेंटेंस और वर्ड हम नहीं लिख सकते। तो इस चैप्टर में मैं अगर CFS कहीं लिखूंगा या बोलूंगा तो उसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं है, बल्कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ लम्हा पहले मैंने कहा कि अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। अकाउंट्स, साथ साथ लिखना शुरू कर दें, ऑफ होल्डिंग कंपनी, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। अब ध्यान ये रखना है कि हम जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं वो एज पर AS21 कर रहे हैं, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। एज पर AS21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर AS21। बाद में जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो इसी चैप्टर को आप पढ़ोगे इंड AS 110 के हिसाब से। इंड AS 110 के हिसाब से वो आप बाद में जब हायर लेवल पे, फाइनल लेवल पे पहुंच जाओगे तो उस केस में यही चैप्टर आप पढ़ोगे, लेकिन इंड AS 110 के हिसाब से पढ़ेंगे, और वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न है।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी तक जो मैंने आपको बताया, क्या आप मुझे बता सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS21 के हिसाब से कौन सी कंपनीज को बनानी पड़ती हैं? एज पर AS21, एज पर, फटाफट लिखना शुरू कर दें, एज पर AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS, मैंने कहा ना इस चैप्टर में मैं जहां भी CFS लिखूंगा तो उसका मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। एज पर AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड need to be prepared need to be prepared by an entity by, यहां इस पूरे चैप्टर में जब मैं एंटिटी लिखूंगा तो एंटिटी का मतलब कंपनी से होगा, करेक्ट? एज पर AS21 कैश फ्लो स्टेटमेंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड बाय एन एंटिटी हैविंग subsidiary having a subsidiary। अब ये सब्सिडियरी भी बहुत बड़ा वर्ड है, बार बार हमें लिखना पड़ेगा, इसको भी मैं अभी शॉर्ट फॉर्म इसकी कोई छोड़ूंगा। हैविंग ए सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज, अगर कोई एंटिटी है उसकी कोई एक सब्सिडियरी है या एक से ज्यादा सब्सिडियरी है, ऐसा हो सकता है, करेक्ट? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी कई सब्सिडियरीज होती हैं, तो हैविंग ए सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडियरी है एक या एक से ज्यादा, तो उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS21 के मुताबिक बनाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, तो इसका मतलब मुझे सब्सिडियरी का मतलब समझ में आना चाहिए। तो सब्सिडियरी कंपनी का क्या मतलब हो गया? अ सब्सिडियरी company is one which is controlled by other entity। कंट्रोल्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी है जो कि किसी दूसरी कंपनी के द्वारा नियंत्रित करी जाती है। इसका मतलब कंट्रोल का क्या मतलब हो गया? अब आपको कंट्रोल का वो मतलब मालूम होना चाहिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। एन एंटिटी कैन एक्सरसाइज, किसी एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल कब स्थापित हो सकता है? एन एंटिटी कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर एंटिटी व्हेन, बताओ, अभी मैंने आपको बताया था किसी एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल कब स्थापित हो सकता है? व्हेन, क्या बताया था मैंने? किसी दूसरी एंटिटी के जितने भी शेयर्स कैपिटल है उसमें से अगर 50% से ज्यादा के शेयर हमारे पास हैं, तो एन एंटिटी कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर एंटिटी व्हेन it has more than 50% स्टेक्स हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब वही है शेयर से। व्हेन इट हैज मोर देन 50% स्टेक्स और वोटिंग राइट्स, तुम ये भी कह सकते हो किसी दूसरी कंपनी के अगर शेयर्स मेरे पास हैं तो उसका मतलब मेरे पास वोटिंग राइट्स हैं। तो अगर 50% से ज्यादा के शेयर्स मेरे पास हैं, एक तो मैं तब कंट्रोल हासिल कर सकता हूं दूसरी कंपनी के ऊपर, और व्हेन इट हैज द पावर when it has the power to compose
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर एंटिटी। तो किसी दूसरी एंटिटी का कंट्रोल हमारे पास कब आ सकता है, ये अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि अब आपको मालूम है कि पेरेंट कौन है और सब्सिडियरी कौन है, करेक्ट। फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं, सपोज ये एस लिमिटेड नाम की कंपनी है और मान लेते हैं कि इस कंपनी का कंट्रोल किसी भी कारण से, या तो हमारे पास 50% से ज़्यादा शेयर हैं, या इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने की ताकत हमारे पास है। इस कंपनी का कंट्रोल मान लेते हैं हमारे पास है। किसके पास है? हमारे पास। और हम कौन है? पी लिमिटेड। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कहेंगे ये सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। अब मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा वर्ड है सब्सिडियरी, क्योंकि मुझे जब क्वेश्चन कराने होंगे तो बार बार इतना बड़ा वर्ड मैं नहीं लिख सकता, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं सबसी लिख दूंगा, SUBSY। और जो एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को कंट्रोल करती है उसको हम होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी बोलते हैं, उसको पेरेंट या फिर होल्डिंग कंपनी कहते हैं। समझ में आ गया? पेरेंट और सब्सिडियरी कंपनी को मिला करके ग्रुप कहा जाता है। यानी कि अगर मैं पी और सब्सिडियरी कंपनी को मिलाकर के इकट्ठे एक वर्ड यूज करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? ग्रुप। तो अब आपकी समझ में आना चाहिए जब मैं बोल रहा हूं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप का मतलब है कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडियरी। समझ में आ गया? पहले तो यहां तक ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर हो जानी चाहिए। अब मेन चीज है, इसमें थ्योरी वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि अब अकाउंटिंग पैटर्न, बहुत से लोगों को ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा टफ लगता है। हालांकि ऐसा है नहीं, ये बेहद आसान चैप्टर है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन इस चैप्टर में कुछ बारीकियां होती हैं जैसे कि नॉर्मली हर चैप्टर्स में होती हैं। अगर उसकी कंसेप्चुअलिटी बिगनिंग में ही क्लियर हो जाए तो फिर कहानी बहुत आसान भी हो जाती है। तो अब हम आते हैं अकाउंटिंग पैटर्न पे डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। अकाउंटिंग पैटर्न, तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पे हम पहुंच गए। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, अब जहां तक अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का सवाल है, अब ये तो आपको मालूम है कि थीम क्या है, कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। हालांकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाता है, बैलेंस शीट भी आ जाती है, लेकिन बेसिकली हम कह तो रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन आपके लेवल पे बेसिकली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, करेक्ट। एनीवे, तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट, अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से। अभी आप लिखना मत, बाद में पॉज कर करके लिखते चले जाना। पहले इस शीट को आप निकालो और क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 को जिन लोगों ने कोर्सेज को सब्सक्राइब करे हुए हैं, करेक्ट, वो चेक कर लेना कि आपके पास बिल्कुल रिवाइज्ड और लेटेस्ट नोट्स हैं। रिवाइज्ड और लेटेस्ट नोट्स से मेरा क्या मतलब है, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आपको ये साइन नजर आ रहा होगा, जो कि इससे पहले वाले नोट्स में नहीं था। तो ये साइन अगर नजर आ रही है तो उसका मतलब आपके पास लेटेस्ट नोट्स हैं। तो लेटेस्ट नोट्स को डाउनलोड कर लेना जिन लोगों ने कोर्सेज को सब्सक्राइब करे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय होता है, और हम लोगों की वैसे आदत भी है कि हम हर 6 महीने में कोर्सेज को रिवाइज करते रहते हैं। इस बैलेंस शीट को बड़े ध्यान से देखें। ये बैलेंस शीट जो मैंने, ये इनफैक्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे बेसिकली अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को समझना है। बेसिकली अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, हम धीरे धीरे लम्हा मलबा रफ्ता रफ्ता उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से इसको समझो। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, एस लिमिटेड का मतलब होल्डिंग कंपनी, पेरेंट से है, एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड। हालांकि मैंने वर्ड सब्सिडियरी नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ एस लिमिटेड लिखा है तो आप खुद ही समझ लेना कि ये सब्सिडियरी कंपनी है। एज ए 31/3/23, करेक्ट। तो 31/3/23 को ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला आइटम शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो है शेयर कैपिटल।
वो कहते हैं शेयर कैपिटल जो है एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है। ध्यान से एक चीज समझनी है। और एच लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख की है। इसका मतलब एच लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 10,000। इसी तरह एस लिमिटेड है और एस लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल 5 लाख की है और इनका एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। तो इसका मतलब इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर 5000 है, ये कहा जा सकता है। इजंट इट और नॉट? यस सर। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, वैसे आजकल रिजर्व एंड सरप्लस को हम अदर इक्विटी भी कहते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को अदर इक्विटी भी कहते हैं। तो एज ए स्टूडेंट तुम्हें ये चीजें भी अब मालूम होनी चाहिए जैसे जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट होती चली जा रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सभी को मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, दुनिया भर के रिजर्व्स वगैरह हम लिखते हैं। तो यहां मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व लिखा है। एच लिमिटेड का जनरल रिजर्व 6 लाख का है और एस लिमिटेड का जनरल रिजर्व 5 लाख का है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद इन लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज पे मैंने सिर्फ लायबिलिटी लिखी है, अभी मैंने नॉन करंट लायबिलिटी नहीं लिखी है। अभी ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन है एक तरीके से। तो 4 लाख और 5 लाख, तो टोटल 20 लाख और 15 लाख। अब हम एसेट साइड में आ गए। एसेट साइड में भी मैंने ज्यादा आइटम नहीं लिखे हैं। पहले तो नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर पहली सब कैटेगरी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर भी टेंजिबल एसेट्स। तो सिंपल वर्ड्स में फिक्स्ड एसेट एच लिमिटेड के 12 लाख के हैं और इनके 10 लाख के हैं। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट पहले तो ध्यान ये रखना कि वो सिर्फ एच लिमिटेड के कॉलम में लिखी है, एस लिमिटेड के कॉलम में नहीं लिखी है। अब एच लिमिटेड के कॉलम में ये फिगर लिखी हुई है तो इसका मतलब है एच लिमिटेड ने, होल्डिंग कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं करी है। और अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो मेरा डेफिनेटली एसेट है। तो मैं अपनी एसेट साइड में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को लिखा है। मैं होल्डिंग कंपनी हूं, पेरेंट को, ठीक है, होल्डिंग कंपनी को पेरेंट भी बोलते हैं। तो 4000 इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट। 4000 शेयर मैंने खरीदे एस लिमिटेड के। ध्यान से सुनना है, मैंने 4000 शेयर खरीदे हैं। अब बहुत से बच्चों को तो यहां पर एक कंफ्यूजन पता है क्या आ जाती है। मैं जरा अपनी एक रफ शीट भी आपके सामने रख लूं, बार बार मुझे उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ये मैंने एक रफ शीट भी रखी। अब आप बोलोगे सर आपने 4000 शेयर खरीदे हैं, करेक्ट? मैं होल्डिंग कंपनी हूं ना, आप मेरे को बोल रहे हो कि आपने 4000 शेयर खरीदे हैं और एस लिमिटेड का एक शेयर 100 रुपए का है क्योंकि उनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज की दी हुई है। तो इस हिसाब से तो इसका मतलब आपने 4 लाख रुपए का सामान खरीदा, राइट? तो सर आपने यहां 7 लाख क्यों लिखा है? ये पॉइंट ध्यान से सुनो। 4000 इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट। मैं कौन हूं? होल्डिंग कंपनी। ये 7 लाख की फिगर क्या बता रही है कि जो चीज मैंने हासिल करी, चाहे वो कितने की है, उसको हासिल करने के लिए मुझे 7 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ा। एट कॉस्ट का ये मतलब है। इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक हैं कि 4 लाख का सामान मेरे पास आया, लेकिन उस सामान को हासिल करने के लिए मुझे 7 लाख रुपए खर्च करने पड़े। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो ये 7 लाख क्यों लिखी है ये अब क्लियर हो जाना चाहिए। 4000 इंटू 100 4 लाख ही होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब है आपने 4000 इक्विटी शेयर एस लिमिटेड के खरीदे हैं। 4000 शेयर, नो डाउट अबाउट दैट कि एक शेयर 100 रुपए का है तो 4 लाख का उनका वर्थ है, उनकी वैल्यू है। लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपने 7 लाख रुपए दिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत सी बड़ी कंपनी होती हैं वो मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं, वो अपने प्रेजेंस को झलकाना चाहती हैं, जिसे अंग्रेजी में एक फ्रेज है, कहते हैं दे वांट टू एक्चुअली शो देयर वर्थ एंड देयर मेटल एंड दे वांट टू मेक अ वेरी साउंड स्टेटमेंट रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का इजहार करने के लिए भी बहुत सी कंपनी दूसरी कंपनीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि कई बार दूसरी कंपनी को हासिल करने के लिए हम ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए भी यहां पर 7 लाख लिखा हुआ है। खैर 7 लाख जो लिखा है वो क्या शो कर रहा है कि आपने इतनी कीमत अदा करी उस सामान की जो आपने हासिल करा है। और कई बार जब बात चली पड़ी है तो मेरी आदत भी है मैं उसको और क्लियर करने की भी कोशिश करता हूं, या और नॉलेज में एनहेंसमेंट जहां तक पॉसिबल है हमारी क्षमताओं के अनुसार हम उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए भी कई बार होता है कि कोई सब्सिडरी कंपनी हमारी मान लेते हैं हमारे नियंत्रण में नहीं आना चाहती, उसकी अपने आप में गुडविल बहुत स्ट्रांग है। तो कई बार सामने वाली कंपनी की गुडविल इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको अपने नियंत्रण में लाने के लिए भी हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। खैर कुछ भी वजह रही हो, हमने 7 लाख रुपए पे करे हैं, करेक्ट। उसके बाद फिर अगली शीट में एक आइटम और दिया हुआ है,
करंट एसेट, तो तुमने देखा एसेट साइड में दो ही आइटम है, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट और एक ये करंट एसेट। करंट एसेट 1 लाख और 5 लाख है, और ज्यादा कुछ चीज नहीं दी है। उसके बाद जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, हमें दो चीजों पे बड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा। एक तो आपको बैलेंस शीट की डेट को बहुत ध्यान से नोट करना है। बैलेंस शीट की डेट कौन सी है? 31/3/23। उसके अलावा आपको उस तारीख को भी नोट करना है जिस तारीख को आपने एस लिमिटेड को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में, अपने अधीन लिया। एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 1/4/2022। तो ये दो डेट्स का ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। और उसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व एज एट 1/4/2022 वॉज 2 लाख। अब ये जो लाइन दी हुई है इसका क्या मतलब है? बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व एज एट 1/4/2022 वॉज 2 लाख। इसका मतलब ये जो बैलेंस है ना, ये सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस है, क्योंकि हमने शेयर एस लिमिटेड में एक्वायर करे 1/4/2022 को, और उस दिन उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व में 2 लाख का बैलेंस था सब्सिडियरी का। आप देख रहे हो कि ये सब्सिडियरी कंपनी का कॉलम है। इनफैक्ट सब्सिडियरी का कॉलम जो है वो मेन रोल प्ले करेगा जब हम अपने अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को करेंगे। सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख रुपए नजर आ रहे हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस है 31/3/2023 को। लेकिन वो कहता है कि जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा 1/4/2022 को, उस दिन बैलेंस जो था वो 2 लाख रुपए का था। तो इन तमाम चीजों को नोट करने के बाद अब आपने क्या करना है ये पहले समझने की कोशिश करनी होगी। करेक्ट? आइए जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दें, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, स्टेप नंबर 1। सबसे पहला काम आपने ये करना है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन नंबर भी मैं लिख देता हूं, तो क्वेश्चन नंबर भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, घबराने कोई बात नहीं है। और इसको कैसे करेंगे यहां ध्यान दें। सबसे पहले तो आप एक टाइटल लिखें, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। स्टेप नंबर 1 के अंदर एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। पहले तो आप अकाउंटिंग पीरियड का एनालिसिस करें। सर इसका क्या मतलब है? एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए यहां पर ध्यान दें। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपनी बैलेंस शीट की डेट को, मैंने कहा ना इसमें डेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम रोल है। बताओ जरा बैलेंस शीट की डेट क्या है सर? 31/3/2023। पक्का? तो 31/3/2023 आपके कहने पर मैंने ये डेट लिख दी, ये क्लोजिंग डेट है। अगर क्लोजिंग डेट ये है बैलेंस शीट की, अगर क्लोजिंग डेट ये है तो ओपनिंग डेट क्या होगी सर? 1/4/2022। तो 1/4/2022 से अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है और जिस तारीख को खत्म हो रहा है वो क्लोजिंग डेट है। ये क्या है? अकाउंटिंग पीरियड है। ये मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, लेकिन इस स्टेप का सबसे मेन रोल आएगा बाद में। खैर, अब दूसरी चीज आपने ये देखनी, ये तो आपने अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग और ओपनिंग डेट को नोट करा ना, बिकॉज क्लोजिंग डेट आपको दी होगी तो ओपनिंग डेट आप आराम से निकाल सकते हैं। अब ध्यान ये देना है कि कौन सी तारीख को आपने कंट्रोल स्थापित करा, क्योंकि इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आप कंट्रोल कभी भी एक्वायर कर सकते हो। आप यहां भी एक्वायर कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो। तो आपने कंट्रोल जो एक्वायर करा है वो 1/4/2022 को एक्वायर करा है। तो ये जो बिगनिंग की डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, ये बिगनिंग की डेट है, और बिगनिंग की डेट ही आपकी डेट ऑफ कंट्रोल है। एक बार तो मैंने पूरा लिख दिया, डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन। इसको डेट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, इसको डेट ऑफ एक्विजिशन भी बोलते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन, ACQUISITION, इसको डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन भी हम बोलेंगे। करेक्ट? जिस दिन हमने नियंत्रण हासिल करा। अब ये नोट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि इस तारीख को अगर आपने नियंत्रण हासिल कर लिया तो इस पीरियड के बाद का जो पीरियड है, इस तारीख के बाद का जो पीरियड है,
इस तारीख के बाद का पीरियड जो है वो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक आ रहा है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। इस पूरे पीरियड को क्या बोलेंगे? इस तारीख को मैंने कंट्रोल स्थापित कर लिया, ये है डेट ऑफ कंट्रोल। डेट ऑफ कंट्रोल के बाद के पीरियड को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, इसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इस तारीख के बाद जो भी पीरियड है वो सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। इसको अब यूं भी कहा जा सकता है, ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड है। और अकाउंटिंग पीरियड की बिगनिंग की डेट को मैंने कंट्रोल स्थापित कर लिया। अगर बिगनिंग की डेट को ही मैंने कंट्रोल स्थापित कर लिया तो इसका मतलब सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। क्या है? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सपोज मैं कहता हूं ये अकाउंटिंग पीरियड है 31/3/2023 और ये ओपनिंग डेट है 1/4/2022। सपोज मैं कहता हूं मैंने कंट्रोल हासिल करा होता 31/12/2022 को, सपोज डेट ऑफ कंट्रोल ये होती, तो उस केस में अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से लेके एंड तक का जो पीरियड है इसको तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ही होता है करेक्ट, शुरू से अंत तक, यानी कि बिगनिंग से लेके अंत तक। लेकिन अगर मैंने कंट्रोल इस तारीख को स्थापित करा है तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है इसमें से पहले 9 महीने 1/4/2022 से लेके 31/12/2022 तक, इसको मैं बोलता प्री एक्विजिशन पीरियड। पहले प्री एक्विजिशन पीरियड, एक्वायर करने से पहले का पीरियड। इसका मतलब डेट ऑफ कंट्रोल से पहले का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन अकाउंटिंग पीरियड, और डेट ऑफ कंट्रोल के एक्वायर करने के बाद का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये तब होता अगर मैंने कंट्रोल इस तारीख को हासिल करा होता, लेकिन जो क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी करा रहा हूं उसमें मैंने कंट्रोल बिगनिंग की डेट को ही हासिल कर लिया, इसीलिए ये आपका अकाउंटिंग पीरियड तो है ही, और हम कह सकते हैं कि ये सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। करेक्ट, क्योंकि मैंने पहली तारीख को ही कंट्रोल हासिल कर लिया है। सबसे पहले तो किसी कारण से आपको अकाउंटिंग पीरियड को बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। अकाउंटिंग पीरियड को एनालाइज करने के बाद फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुने। अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आप कंप्यूट करेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसका मतलब अगर आपकी समझ में आ गया ना, फिर तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल, जिसको मैं कई बार अंग्रेजी की क्लास में कहता रहता हूं, लाइक ए स्ट्रॉल इन द पार्क। करेक्ट, फिर तो ये बेहद आसान है चैप्टर को समझना अगर इसका मीनिंग समझ में आ गया। पहले तो डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसे कंप्यूट करेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने के लिए पहले तो मुझे ये बताओ कि शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की कितनी है। शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बताओ जरा कितनी है। सर एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। देखो फिर बैलेंस शीट के अंदर ये इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख लिखी हुई है, ₹5 लाख की शेयर कैपिटल है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि उनके एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। सर 100 रुपीज। गुड। अब मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि अगर फेस वैल्यू 100 रुपए की है तो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। सर ऑब्वियसली 5000। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने 5000 शेयर 100 रुपए वाले इश्यू करे हुए हैं। अब उन 5000 शेयर में से मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि इन्होंने, सब्सिडियरी कंपनी ने जो 5000 शेयर इश्यू करे हैं, उन 5000 में से आपके पास, आप अपने आप को पूरे चैप्टर में होल्डिंग कंपनी समझेंगे, आपके पास कितने शेयर हैं। सब्सिडियरी कंपनी ने 5000 शेयर इश्यू करें, इसमें से आपने कितने खरीदे हैं, ये आपको मिलेगा यहां से इन्वेस्टमेंट से। एसेट साइड में आप देखोगे, एच लिमिटेड के कॉलम में देखोगे, जहां आपको यह नजर आ रहा है कि एच लिमिटेड ने 4000 शेयर सब्सिडियरी कंपनी के खरीदे हैं।
तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी शेयर इश्यू करे हैं उसमें से 4000 शेयर एच लिमिटेड के पास हैं, और जो शेयर सब्सिडियरी कंपनी ने इश्यू करे हैं, ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं, जो शेयर सब्सिडियरी कंपनी ने इश्यू करे हैं और उसमें से जो शेयर आपके पास यानी कि होल्डिंग कंपनी के पास नहीं है वो है 1000, क्योंकि आपके पास 4000 हैं, तो 5000 में से 4000 आपके पास हैं। जो शेयर आपके पास नहीं है उनको हम कहते हैं माइनॉरिटीज, MINORITIES, इनको हम कहते हैं माइनॉरिटीज। और जब तुम हायर लेवल पे आ जाओगे, जब तुम इंड एस 110 के हिसाब से इस चैप्टर को करोगे, तो माइनॉरिटीज के लिए आजकल इंड एस में, ये AS21 में नहीं, इंड एस में माइनॉरिटीज का नाम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर है, NCA, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्योंकि ध्यान से सुने, जो सब्सिडियरी कंपनी है उन्होंने 5000 शेयर इश्यू करे, 5000 में से 4000 शेयर आपके पास हैं, होल्डिंग कंपनी भी उनकी शेयर होल्डर है, लेकिन बहुत बड़ी शेयर होल्डर है क्योंकि 4000 शेयर हमारे पास हैं। बाकी 1000 शेयर जो हैं बाहर वालों के पास हैं, जो होल्डिंग कंपनी के पास नहीं है, वो भी तो इसके शेयर होल्डर हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सब्सिडियरी कंपनी के ये सारे शेयर होल्डर है, होल्डिंग कंपनी भी शेयर होल्डर है, ये भी शेयर होल्डर है। बस फर्क ये है कि होल्डिंग कंपनी के पास बहुत बड़ा लॉट है, इसीलिए होल्डिंग कंपनी उनको एस लिमिटेड को अपने नियंत्रण में करके रखा हुआ है। तो 4000:1000 दैट इज इक्वल टू 4:1। ये मैंने क्या करा, डिग्री ऑफ कंट्रोल हासिल करा। ये डिग्री ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? मैंने कहा था ना, अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई, ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मुझे आपको अकाउंटिंग भी एक्सप्लेन करनी है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा इसको करने में, समझने में। पहले तो आपने क्या करना है, डिग्री ऑफ कंट्रोल हासिल करना है। डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कहा था इसका मतलब समझने में प्रॉब्लम है। और एक बार भी आपको मतलब अगर समझ में आ जाए तो फिर तो समझ लो ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान है। तो ये मतलब आपको समझना है, ध्यान से सुने। अब मैं डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं, करेक्ट? अब थोड़ी देर के लिए उस क्वेश्चन को भूल जाओ। मान लेते हैं ये कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो। उस कंपनी के सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं शेयर कैपिटल जो है उस कंपनी की 5000 है, चलो 5 लाख कर देते हैं। 5 लाख की उनकी शेयर कैपिटल है, रुपी वैल्यू, करेक्ट? और उनके कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, RNS, मान लेते हैं 10 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस भी है, करेक्ट? चलो इसको 50 लाख कर देते हैं, 10 लाख के ये, और लायबिलिटीज हम मान लेते हैं 40 लाख की, सिंप्लिसिटी के लिए। टोटल कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया। मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट 70 लाख के और करंट एसेट जो है 30 लाख के। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, बहुत पेशेंस के साथ समझना है, तभी ये चैप्टर, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब ये जो भी कंपनी है, मान लेते हैं ये एस लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, करेक्ट? इस कंपनी में मान लेते हैं मैंने, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, मैंने इस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। मान लेते हैं इस कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है उसमें से 4/5 की कैपिटल मेरे पास है। मैंने हैवी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करी है, करेक्ट? तो इस कंपनी की जितनी भी इश्यूड कैपिटल है उसमें से 4/5 हिस्सा मेरे पास है, और जो हिस्सा मेरे पास नहीं है, मैंने कहा उनके लिए हम एक ही वर्ड कह देते हैं, बाहर वाले भी हम लिख सकते हैं उनको, लेकिन बाहर वाले हम लिखेंगे नहीं, उनको हम माइनॉरिटीज कह देते हैं वो बाहर वाले, करेक्ट? जाहिर है कि मैंने 4/5 की शेयर कैपिटल इस कंपनी की खरीदी है, तो इसका मतलब इस कंपनी का कंट्रोल मेरे पास है, नंबर 1। लेकिन जब हम कहते हैं कि कंट्रोल मेरे पास है, इसका क्या मतलब निकला, यह बात समझ में आनी चाहिए। ध्यान से सुने, जब मैं ये कह रहा हूं कि इस कंपनी में 4/5 कंट्रोल मेरे पास है, तो 4/5 कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर यही समझ में नहीं आया तो फिर क्या फायदा चैप्टर करने का? तो 4/5 कंट्रोल का क्या मतलब है, पहले समझें। 4/5 का मतलब है 4/5 कंट्रोल ऑफ इक्विटी। इक्विटी, ये वर्ड आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है।
4/5 ऑफ इक्विटी। जब हम कह रहे हैं कि सामने वाली कंपनी का नियंत्रण हमारे पास है, तो नियंत्रण से मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस कंपनी की जो भी इक्विटी है उसका 4/5 कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन ये इक्विटी का क्या मतलब निकला? पहले तो इक्विटी का मतलब ध्यान से समझे। बहुत से बच्चों को मैंने देखा इक्विटी का मतलब समझने में भी प्रॉब्लम होती है। इक्विटी दो तरीके से कंप्यूट करी जा सकती है। इक्विटी दो तरीके से कंप्यूट करी जा सकती है। किसी भी कंपनी की इक्विटी कंप्यूट करनी हो तो उस कंपनी के सारे एसेट्स को लिखो, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दो, करेक्ट, और जो बच जाएगा वो इक्विटी आता है, उसको हम इक्विटी कहते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, 1000 बार आपने पढ़ी है, कोई नई चीज नहीं है। तो आप इक्विटी या तो ऐसे फाइंड कर सकते हो, या आप इक्विटी ऐसे फाइंड कर सकते हो। उस कंपनी की शेयर कैपिटल, मैंने कहा किसी कंपनी की इक्विटी को फाइंड करने के लिए उस कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें, या उस कंपनी की शेयर कैपिटल में उस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर करके भी हम इक्विटी निकाल सकते हैं। यानी कि इक्विटी फाइंड करने के दो तरीके हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि सपोज मैं इस तरीके से फाइंड करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपनी की इक्विटी कितनी है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, एसेट्स का टोटल 100 लाख, करेक्ट, और लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी 40 लाख। तो इसका मतलब इस कंपनी की टोटल इक्विटी कितनी हो गई, 60 लाख की हो गई। बात समझ में आ गई? या तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, या मैं इस कंपनी की शेयर कैपिटल 50 लाख, कंपनी की शेयर कैपिटल 50 लाख ये नहीं है, और इस कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 10 लाख, तब भी ये 60 लाख ही आएगा। यानी कि समझ में ये आना चाहिए कि किसी कंपनी की इक्विटी कह ले तो क्या होती है। ये वर्ड जो है ना बहुत अहम रोल प्ले करेगा, खासतौर से AS21 के पैरामीटर्स के अनुसार अगर हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। एक तो होता है क्वेश्चन आप कैसे भी सॉल्व कर लो, एक होता है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर उन्हीं के अनुरूप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपका भले ही सॉल्यूशन सही हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैरामीटर्स को पूरा करना जरूरी होता है। तो ध्यान से ये समझें, पहले तो मैंने कहा कि डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करना है। अब मैं डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि किसी कंपनी में मेरे 4/5 या 1/5 स्टेक्स हैं, तो उसका क्या मतलब निकला कि उस कंपनी की जो भी इक्विटी है, और इक्विटी का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, इक्विटी का मतलब नेट एसेट्स या उस कंपनी के शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो उस कंपनी की शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स में मेरा हिस्सा इतना है, या उस कंपनी के नेट एसेट्स में मेरा हिस्सा इतना है। हम यूं कह सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अब इस केस में आपसे पूछूं कि अगर आपका इस कंपनी में 4/5 का हिस्सा है, तो मुझे बताओ कि इस कंपनी की इक्विटी में आपका कितना हिस्सा है। तो इक्विटी 60 लाख की है, उसका 4/5 कितना हो गया, डेट इज 48 लाख, एंड 1/5 कितना हो गया, डेट इज इक्वल टू 12 लाख। यानी कि ये जो कंपनी है इसकी जितनी भी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें से 48 लाख की इक्विटी आपको यानी कि होल्डिंग कंपनी को बिलोंग करती है, और 12 लाख की इक्विटी माइनॉरिटीज को बिलोंग करती है, बाहर वालों को बिलोंग करती है। बात समझ में आ गई? सब्सिडियरी कंपनी की जितने भी नेट एसेट्स हैं, आप ऐसे कह लो नेट एसेट्स या इक्विटी है, उसमें से 48 लाख होल्डिंग कंपनी को और 12 लाख जो है माइनॉरिटीज को बिलोंग करती है। पहले तो ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसको हम कहते हैं इक्विटी। इज इट क्लियर टू यू? इक्विटी का मतलब अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत ही आसान फिर ये चैप्टर आपको लगेगा बाद में। तो इक्विटी, पहले तो इक्विटी का मतलब क्या है और इक्विटी कैसे कंप्यूट करी जाती है। सर इक्विटी का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और इट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। डिग्री ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ कंट्रोल मींस रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटीज इन द सब्सिडियरी कंपनीज इक्विटी। सब्सिडियरी कंपनी की जो इक्विटी है उसमें होल्डिंग कंपनी का और माइनॉरिटी का कितना कितना हिस्सा है, ये डिग्री ऑफ कंट्रोल बताता है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल हमें किसी कारण से कंप्यूट करना पड़ता है, जो हम देखेंगे बाद में। ये चीज अब क्लियर हो जानी चाहिए। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मैंने मतलब आपको बताया। अब वो शीट कहां चली गई? हाँ, तो मैंने डिग्री ऑफ कंट्रोल तक कंप्यूट करा था स्टेप नंबर 2 में, और इसका मतलब मैंने अब आपको बताने की कोशिश करी है, जो आपने भूलना नहीं है। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 3 भी अपने आप में एक अहम स्टेप है। स्टेप नंबर 3 लेकिन है क्या? स्टेप 3 में हम बोलेंगे, स्टेप 3
स्टेप 3 में हम लिखेंगे एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने कहा रिजर्व एंड सरप्लस को आजकल अदर इक्विटी भी कहते हैं। अदर इक्विटी, आजकल इसका नाम अदर इक्विटी भी हो गया है। करेक्ट। एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। हालांकि ऑफ सब्सिडियरी कंपनी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो भी चीज एनालाइज कर रहे हैं वो सब्सिडियरी कंपनी की ही है, सब्सिडियरी कंपनी। अब जो मैंने आपको बैलेंस शीट लिखाई है या बनाई है, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही आइटम है। हालांकि आने वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 या 3 आइटम भी हो सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व मैंने मिलाकर के लिखा है 5 लाख। एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस का क्या मतलब है, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो एक लाइन खींचिए, ये मैंने एक लाइन खींच दी। अब मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट की डेट को 31/3/2023 या क्लोजिंग बैलेंस सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व में कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व सर 5 लाख है, राइट। 5 लाख का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। किसी कारण से मैंने आपसे यह भी पूछा कि इनका बैलेंस 1/4/2022 को बिगनिंग की डेट को कितना है। सर ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में ये हमेशा गिवन होगा। कहां भाग गया? बैलेंस शीट के अंदर ये गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये यहां पर गिवन है। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व एज एट 1/4/2022 वॉज 2 लाख। करेक्ट। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है? 2 लाख का है। ये आपने ओपनिंग बैलेंस भी लिखा 2 लाख। ये ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया 2 लाख का। यस सर, मजा आ गया। अब मुझे एक चीज और बता दो, अगर बिगनिंग की डेट को 2 लाख का बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख का है, तो इसका क्या मतलब निकला? सब्सिडियरी कंपनी की शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में बैलेंस 1/4/2022 को 2 लाख है। इनफैक्ट ये जो बैलेंस है 1/4/2022, ये तो इस साल का बैलेंस है ही नहीं देखा जाए, ये तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है जिसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं। करेक्ट। और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड है, इस अकाउंटिंग पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं। कोई डाउट है? नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को पहले समझें, क्योंकि मुझे समझाना भी है ना। इस पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बल्कि मुझे समझाने में काफी टाइम इस क्वेश्चन को लगना भी चाहिए। अब ध्यान से सुने, पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। सपोज बैलेंस शीट की डेट 31/3/23 है सपोज, और ओपनिंग डेट 1/4/2022 है, और सपोज मैंने कंट्रोल एक्वायर करा 31 दिसंबर 2022 को। सपोज कंट्रोल यहां एक्वायर करा होता तो उस केस में 9 महीने प्री होते और पोस्ट के 3 महीने होते उस केस में। करेक्ट। और मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यही पोजीशन होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है और ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, जो कि अभी मैंने लिखा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर का मतलब अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत से लेकर अंत तक सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। Isn't it? एक्चुअली जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में कमाया जाता है उस प्रॉफिट को हमें तोड़ना पड़ता है। सर किस चीज में तोड़ना पड़ता है? हमें यह देखना पड़ता है कि ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट प्री एक्विजिशन पीरियड में कमाया और कितना प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कमाया। किसी कारण से यह देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, किस लिए देखना पड़ेगा, वो अभी बात का पॉइंट है। अगर सपोज आपकी डेट ऑफ कंट्रोल ये होती तो आपके ड्यूरिंग द ईयर का जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें से पहले 9 महीने का पीरियड प्री एक्विजिशन होता
और लास्ट के 3 महीने का पोस्ट एक्विजिशन होता। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट ईयर की बिगनिंग से ईयर के एंड तक कमाया गया 3 लाख का प्रॉफिट, इसमें से 9 महीने का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन होता और 3 महीने का प्रॉफिट जो होता वो इतना होता 3 मंथ्स, 3/12, 9/12 प्री होता और 3/12 जो है पोस्ट एक्विजिशन होता। यानी कि 3 लाख में से इतना प्रॉफिट तो प्री एक्विजिशन पीरियड में कमाया और इतना प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कमाया, हम ये कह सकते हैं। और उसके अलावा ये तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट की बात करी। बिगिनिंग में 2 लाख का बैलेंस है और इस साल हमने 3 लाख कमाया, 2 लाख प्लस 3 लाख, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख आ रहा है। और ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, बिकॉज ये प्रॉफिट तो निश्चित रूप से हम लास्ट ईयर ही कमा चुके हैं, तो इसका मतलब ये वाला प्रॉफिट तो हमेशा ही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट। जो बिगनिंग का बैलेंस होता है वो हमेशा ही आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाएगा, कंट्रोल एक्वायर करने से पहले, क्योंकि ये प्रॉफिट तो पिछले साल ही कमा लिया गया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये कहानी तब होती अगर मैंने कंट्रोल बीच में एक्वायर करा होता, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुने, ये बिगनिंग का प्रॉफिट है। नो डाउट कि बिगनिंग का प्रॉफिट तो कंट्रोल एक्वायर करने से पहले ही कमा लिया गया है, क्योंकि कंट्रोल हमने अब की बार बिगनिंग में ही एक्वायर करा है। लेकिन ये प्रॉफिट 2 लाख का ये तो लास्ट ईयर ही कमा लिया है ना, क्योंकि ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड है। तो कंट्रोल एक्वायर करने से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो ये तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ही। ये वाला प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही प्री एक्विजिशन रहेगा। लेकिन अब की बार ये जो प्रॉफिट है 3 लाख का, ये सारा का सारा प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। क्यों है पोस्ट एक्विजिशन? क्योंकि ये पूरे 12 महीने जो हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, क्योंकि अब की बार मैंने कंट्रोल बिगनिंग में ही एक्वायर कर लिया। तो बिगनिंग के बाद का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन है, तो इसलिए ये 3 लाख के प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माने जाएंगे। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब जब मैं कहता हूं कि हमें सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को एनालाइज करना पड़ता है, तो इससे हमारा मतलब क्या है? इसका मतलब है सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है उनका हमें यह देखना पड़ता है, खासतौर से कि ड्यूरिंग द ईयर में जो हमने प्रॉफिट या रिजर्व्स कमाए उसमें से कितने बिलोंग करते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड को और कितने बिलोंग करते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड को। किसी कारण से हमें यह देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है उसका रीजन अभी आपको पता लगेगा। पहले 3 स्टेप। पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद हमने कुछ खास नहीं करा। फिर डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जिसका आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। और स्टेप नंबर 3 तो तुमने देखा ये सिर्फ अभी वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है जितना एक हवा बना के रखा हुआ है। अब स्टेप नंबर 4 पे हम आते हैं। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या लिखा, और यह सबसे अहम स्टेप है। स्टेप नंबर 4 में मैंने लिखा इक्विटी एज ए डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ कंट्रोल या एक्विजिशन का मतलब एक ही चीज है। अब मैंने क्या वर्ड लिखा? इक्विटी। अभी मैंने बात करी थी ना इक्विटी की, तो इक्विटी एज ए डेट ऑफ कंट्रोल या एक्विजिशन। और डेट ऑफ कंट्रोल क्या है आपकी? 1/4/2022। आपने बिगनिंग की डेट को ही एक्वायर कर लिया। जब मैं ये लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल स्थापित करा या कंट्रोल हासिल करा, उस दिन सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी कितनी थी? जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन इक्विटी कितनी थी? ये पॉइंट ध्यान में। अब मैं सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी कितनी है। अगर मैं ये बैलेंस शीट आपके सामने रख दूं और मैं आपसे पूछूं कि सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी कितनी है, वो तो आप 1 मिनट में बता दोगे। भाई शेयर कैपिटल इतनी है, रिजर्व एंड सरप्लस इतने हैं, 5 और 5 10 लाख। ठीक है, अभी मैंने आपको इक्विटी का मतलब बताया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके कर दें। लेकिन ऐसा करके जो इक्विटी निकलेगी वो तो 31/3/23 की निकलेगी ना, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट की डेट है। मुझे चाहिए सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी 1/4/2022 की, जिस दिन मैंने कंट्रोल हासिल करा उस दिन की इक्विटी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको समझना है। मैं इसीलिए कह रहा था कि इक्विटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ध्यान से सुने, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन
मुझे 1/4/2022 को इक्विटी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह तो मालूम है कि सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी फाइंड करने के लिए या किसी भी कंपनी की इक्विटी फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, शेयर कैपिटल उस कंपनी की और उस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैंने लिखा शेयर कैपिटल अब मुझे यह बताओ सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, ध्यान से मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पहले तो शेयर कैपिटल कितनी है सर? 5 लाख है, लेकिन ये शेयर कैपिटल कौन सी डेट को है? 31/3/23 को। मुझे सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल चाहिए 1/4/2022 को। मुझे बताओ अगर सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल ईयर के एंड में 5 लाख की है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/4/2022 को उनकी शेयर कैपिटल कितनी थी? तो क्या आंसर दोगे? इस तारीख को शेयर कैपिटल उनकी कितनी थी? कोई आंसर दे सकता है आप में से? दिमाग लगाओ। सर ये कैसे पता लगेगा? भाई उनकी शेयर कैपिटल इस दिन भी 5 लाख की थी। शेयर कैपिटल थोड़ी रोज रोज चेंज होती रहती है। या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने कोई फ्रेश इश्यू करा इस पूरे साल में? और वैसे भी फ्रेश इश्यू कोई आए दिन या हर साल थोड़ी होता है, वो 10 साल 5 सालों में कई बार होता है, लेकिन अगर होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। तो इसका मतलब जो शेयर कैपिटल ईयर के एंड में होती है वही शेयर कैपिटल ईयर की बिगिनिंग में भी होती है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो बिगिनिंग की डेट को भी 5 लाख की थी। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ में आ गया? यानी कि मुझे 1/4/2022 को सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी चाहिए। तो 1/4/2022 की इक्विटी फाइंड करने के लिए एक तो हमें यह पता लग गया कि उस दिन शेयर कैपिटल कितनी है। अब मुझे पता करना है कि उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडियरी कंपनी के कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में 31/3/2023 को सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस 5 लाख है। मुझे बैलेंस चाहिए 1/4/2022 का। इस दिन कितना बैलेंस होगा सर? 5 लाख ही लिख दो भाई। 5 लाख कैसे लिख दें? ये कोई शेयर कैपिटल थोड़ी है। इस दिन का बैलेंस 2 लाख है, ये तो क्वेश्चन में तुम्हें दिया ही हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस दिन का बैलेंस 2 लाख क्वेश्चन में है ही। और वैसे भी हम यहां से भी देख सकते हैं कि यहां पर जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस लिखूंगा तो इस रिजर्व एंड सरप्लस या इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व 1/4/2022 को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व में बैलेंस 2 लाख का है। तो अब मैं कह सकता हूं कि जिस दिन मैंने कंट्रोल एक्वायर करा सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी 7 लाख की थी। कितने की थी? 7 लाख की थी। यह चीज तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। अब मुझे यह भी जरा बता दो कि ये जो 7 लाख की इक्विटी आ गई, इसमें आपका हिस्सा कितना है और माइनॉरिटीज का हिस्सा कितना है? मैंने बताया था ना, आपका हिस्सा 4/5 है डिग्री ऑफ कंट्रोल के मुताबिक, और माइनॉरिटीज का हिस्सा 1/5 है। तो अगर मैं 7 लाख का 4/5 कंप्यूट करता हूं और 1/5 कंप्यूट करता हूं तो 1/5 1,40,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से। कैलकुलेटर कहां है भी कि नहीं? चलो मिल गया फॉर्चुनेटली। तो 7 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 140 इंटू 4। तो 1,40,000 तो ये आ गया आपका माइनॉरिटी का हिस्सा। यानी कि इस तारीख को सब्सिडियरी कंपनी की जो इक्विटी थी उस इक्विटी में माइनॉरिटीज का हिस्सा 1,40,000 है और आपका हिस्सा होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 5,60,000 है। अब जाहिर है कि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ये सब लेकिन हम कर क्यों रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे स्टेप नंबर 5 से। स्टेप नंबर 5, अभी तक 4 स्टेप हुए हैं। पहले स्टेप में एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दूसरे स्टेप में डिग्री ऑफ कंट्रोल, तीसरे स्टेप में हमने एनालिसिस करा, चौथे स्टेप में हमने ये देखा कि जिस दिन कंट्रोल हमने हासिल करा उस दिन इक्विटी कितनी थी। अब स्टेप नंबर 5 को हम देख रहे हैं। स्टेप नंबर 5 में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल्स, COC, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वैसे तुम लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? होता क्या है कि जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, देखो किसी कंपनी में जब मैं इन्वेस्ट करता हूं, मान लो
मैंने उस कंपनी में या मैंने कोई चीज खरीदी, मेरा खर्चा इतना हुआ, ये मेरा खर्चा है 100 रुपए का, लेकिन जो चीज मेरे पास आई मान लेते हैं वो केवल 90 रुपए की थी, या उसकी वैल्यू जो थी वो 90 रुपए की थी, 90 रुपए के लिए मैंने 100 रुपए दिए, तो ये 10 रुपए क्या है, एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है, एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लेते मैंने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा, उसकी वैल्यू 10 की थी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल। जो पार्टी ज्यादा खर्चा करती है उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर गुडविल माना जाता है। बहुत से बच्चों को जैसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, गुडविल इज ए कैपिटल लॉस उस पार्टी के लिए जो खर्चा कर रही है, लेकिन जो रिसीव कर रही है उसके लिए तो ये फायदा हो गया। भाई जिसने 90 रुपए की चीज 100 में हमें बेची उसको तो फायदा है ना, लेकिन जो पार्टी खर्चा कर रही है उसके लिए ये एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस के लिए हम गुडविल लिखते हैं। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब बिकॉज हमें मालूम है कि जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नंबर 1। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितने का हम खर्चा कर रहे हैं उतने के बराबर चीज हमें मिले, तो इसलिए उस केस में नफा या नुकसान दोनों हो सकता है। उसी को कंप्यूट करने के लिए हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या गुडविल करनी पड़ती है या कैपिटल रिजर्व। तो ये कैसे कंप्यूट करते हैं, इसके लिए आप पहले तो ये देखें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल हासिल करने के लिए जो खर्चा करा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होल्डिंग कंपनी ने, पेरेंट ने सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल हासिल करने के लिए जो खर्चा करा। बताओ इन्वेस्टमेंट के आगे कितना अमाउंट लिखा था, उस वक्त मैंने चर्चा भी करी थी, 7 लाख रुपए लिखे थे। 4000 शेयर हमने खरीदे, लेकिन हमने पैसा तो 7 लाख का दिया। ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जिस तारीख को मैंने ये खर्चा करा इसके अगेंस्ट मुझे क्या क्या मिला, इसके अगेंस्ट तुम्हें 4/5 का नियंत्रण मिला, जिसका इनडायरेक्टली मतलब है कि 4/5 की इक्विटी मिली। तो जिस दिन आपने यह खर्चा करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी कितनी थी, 7 लाख थी, जिसमें से आपका हिस्सा 560 है। इसलिए हम ये कंप्यूट कर रहे थे, इसीलिए हम प्री और पोस्ट पीरियड को देख रहे थे, क्योंकि जिस दिन हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिस दिन हमने खर्चा करा 1/4/2022 को, जिस दिन हमने कंट्रोल हासिल करा, उस दिन इक्विटी फाइंड करने के लिए मुझे यह देखना पड़ता है कि एक तो मेरी शेयर कैपिटल कितनी है, और उस दिन उस तारीख को, डेट ऑफ कंट्रोल को, सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा था। तो उसकी वजह से मुझे प्री पोस्ट भी कंप्यूट करना पड़ता है, तभी तो ये फिगर आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अब मैं इसमें से क्या कर दूंगा, मैंने इतना खर्चा करा, अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा लेस, इसको मैं लिखूंगा शेयर इन इक्विटी। शेयर इन इक्विटी जब हम लिख रहे हैं शेयर इन इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप मैंने एक बार लिख दिया, शेयर ऑफ इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड एज एट डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ कंट्रोल, DOA लिख दिया मैंने, डेट ऑफ एक्विजिशन। सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी डेट ऑफ एक्विजिशन को कितनी थी, 5,60,000 की थी। उस 5,60,000 में से, उस 5,60,000 में से आपका हिस्सा जो है 5,60,000 है। एक आम बोलचाल की भाषा में मैं कहूंगा मेरा इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा इस तारीख को, और इस तारीख को मेरे को इतने कैपिटल नेचर के बेनिफिट मिले। ये सब बेनिफिट कैपिटल नेचर के माने जाते हैं। सब्सिडियरी कंपनी की डेट ऑफ कंट्रोल को जो इक्विटी होती है वो कैपिटल नेचर की मानी जाती है। तो इसलिए 7 लाख का खर्चा है, मिला आपको इतना, तो इसका मतलब 1,40,000 क्या है, गुडविल है। अभी भी आपका खर्चा ज्यादा है, ये गुडविल आ गई। अगर नेगेटिव फिगर आती तो कैपिटल रिजर्व, तब आपको फायदा हो जाता। इज इट क्लियर टू यू? स्टेप नंबर 5 को कंप्यूट करने के बाद बस अब हो ही गया है। उसके बाद स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है,
भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब वो शेयर होल्डर्स सब्सिडियरी कंपनी के, ऐसे शेयर होल्डर जिनका सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल नहीं है। वो शेयर होल्डर तो हैं, भले ही उनके पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन है तो वो भी शेयर होल्डर ना। तो उनका 1/5 हिस्सा है सब्सिडियरी कंपनी में। तो यहां पर मैं लिखूंगा शेयर इन इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड एज एट डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन थी या डेट ऑफ कंट्रोल थी, उस दिन जो सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी थी जो कि 7 लाख की थी, उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा 1,40,000 है। 1,40,000। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक समझ में आ गया? अब इसमें जब आप यहां पर स्टेप नंबर 4 करेंगे, मैंने जानबूझ के इस वक्त ये छोड़ा है, जब भी आप ये स्टेप करेंगे ना, एक तो आप पहले ये देखेंगे उस तारीख को, जिस तारीख को आपने कंट्रोल हासिल करा, उस तारीख को इक्विटी कितनी थी। उसी के बाद आप एक चीज यहां लिख लेना, उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स या अदर इक्विटी आइटम्स। इस केस में पोस्ट एक्विजिशन, एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 3 लाख का है। देखो ये चीज मैं आपको बता रहा था, जो हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट करा था। क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है, ओपनिंग 2 लाख था। ये ड्यूरिंग द ईयर में, पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन पूरे साल का पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। तो मैं पोस्ट एक्विजिशन के नीचे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब हो गया। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख का है। उस 3 लाख में 1/5 हिस्सा माइनॉरिटीज का है 60,000 और 4/5 हिस्सा आपका है। यह भी आपको कंप्यूट करके रखना चाहिए। इसको क्यों कंप्यूट करके रखेंगे? ध्यान से सुनें। जब मैं माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा तो मैं यहां पर एक आइटम ऐड करूंगा। पहले तो मैं यह देखूंगा कि सब्सिडियरी कंपनी की जितनी भी इक्विटी थी डेट ऑफ कंट्रोल के दिन, उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना था। एक तो मैंने वो लिख लिया। अब मैं क्या लिख रहा हूं? शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी ब्रैकेट में P&L। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में P&L 3 लाख का है, जिसमें माइनॉरिटी का हिस्सा 60,000 का है। इसका मतलब ईयर के एंड तक, देखो ईयर की बिगिनिंग में माइनॉरिटी का हिस्सा इतना है, ईयर के एंड तक माइनॉरिटी का हिस्सा 2 लाख का हो चुका है। क्योंकि अब मैंने पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट्स थे उसमें जो माइनॉरिटी का हिस्सा था वो भी ऐड कर दिया। इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2 लाख। करेक्ट? ये काम आपको करने होते हैं। पहला एनालिसिस, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। स्टेप नंबर 2 में एनालिसिस डिग्री ऑफ कंट्रोल। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करा? एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमने इक्विटी, और फिर हमने गुडविल, और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करा। ये करने के बाद फिर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट अभी हम बनाते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अब जो टाइम लिमिट होती है वो लेक्चर की खत्म होने को आ गई है, इसलिए नेक्स्ट सेशन में मैं अभी इसको कंटिन्यू रखूँ।